Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पर। साथियों, साइकोलॉजी की क्लास नंबर 78 है और आपके आरटी का टॉपिक चल रहा है। आरटी टॉपिक जो ये है, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूं कि आपके आरटी के टॉपिक में से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जा सकता अगर आप पूरा टॉपिक पढ़ते हो तो। इसका जो भाग फर्स्ट है वो अपलोड कर चुका हूं। देखिए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को देखें। आधा अधूरा ज्ञान नहीं लें, क्योंकि ये भाग 2 है और उसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी थी। तो मित्रों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको वो वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, तब ये वीडियो आपको समझ में आएगा। और आप किसी दूसरे वीडियो को देखते हो तो वो आधा अधूरा ज्ञान आपका काम नहीं आने वाला है। हो सकता है उनमें से प्रश्न आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं इस चीज़ की यहाँ पे ये गारंटी देता हूँ कि प्रश्न बाहर जाएगा नहीं अगर पूरी आरटी पढ़ोगे। मैंने कहा था इसको 2 पार्टों में पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन क्षमा चाहूँगा, इसको 2 नहीं 3 भागों में पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आज का जो ये भाग है ये भी बहुत लंबा बनने वाला है। और साथियों, इसके बाद भी आरटी का टॉपिक थोड़ा सा छूट गया है, क्योंकि एक साथ ज़्यादा हो जाता, लगभग 1 घंटे की क्लास बनती, इसलिए मैंने उसको 2 भागों में डिवाइड कर दी। चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको मित्रों अध्यापक संबंधी निर्देश पढ़ा दिए थे और आरटी किस प्रकार लागू हुई, क्या क्या हुआ, ये सब कुछ चीज़ें मैं बता चुका हूँ, सब कुछ। अब उसके बाद में दूसरा पढ़ने वाले हैं विद्यालय संबंधी निर्देश, और आज ही तीसरा इसका जो छात्र संबंधी निर्देश है उसको भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। मित्रों, विद्यालय संबंधी निर्देश की यदि मैं बात करूं तो भारत में सामान्यतः दक्षिण मुखी विद्यालयों की योजना तैयार की गई आरटी 2009 के अंतर्गत। और भारत में मुख्यतः 4 स्वरूप में विद्यालय तैयार किए जाते हैं। आरटी ने ये बताया कि जो भारत में विद्यालय है, पहली चीज़ तो है कि जो सभी जो विद्यालय हैं उनका मुख दक्षिण की तरफ रहेगा, ऐसी योजना बनाई गई। भले वो नहीं रहे वो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसी योजना बनाई गई थी। और विद्यालय का जो फॉर्मेट है वो 4 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला जो प्रकार है वो है आई आकार का विद्यालय, दूसरा प्रकार इन्होंने बताया एल आकार वाला विद्यालय, तीसरा बताया सी आकार वाला विद्यालय, और चौथा बताया ई आकार वाला विद्यालय। देखो, आपने देखे होंगे कि ऐसे ये रूम बनाए हुए हैं इसमें, और यहाँ विद्यालय संचालित किए जाते हैं। देख रखे होंगे सभी ने। कुछ ऐसे विद्यालय होते हैं जिसमें इधर रूम बन रहे हैं और इस प्रकार से इधर भी रूम बना दिए जाते हैं। ये एल वाला विद्यालय हो गया। कुछ ऐसे विद्यालय होते हैं जिसमें इस तरफ रूम बन रहे, इधर रूम बन रहे और इधर भी, इस प्रकार से रूम बना दिए जाते हैं। तो ये सी आकार वाला विद्यालय हो गया। और कुछ विद्यालयों का जो आकार है वो ई आकार का होता है, इस प्रकार उनमें रूम बने होते हैं। तो मित्रों, ये ई प्रकार वाला विद्यालय है। देखिए, किंतु सर्वाधिक एल आकार के विद्यालय भारत में है। ये जो एल आकार है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की बात की जा रही है। यहाँ पर जो जीएसएस स्कूल होते हैं उनकी बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। पीएस और यूपीएस स्कूलों की यहाँ बात की जा रही है कि सर्वाधिक कौन से आकार के विद्यालय भारत में निर्मित किए गए। एल आकार वाले विद्यालय भारत में सर्वाधिक निर्मित किए गए। कौन से स्तर पर? पीएस और यूपीएस स्तर पर। आगे देखते हैं मित्रों। प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक ऋतु के अनुरूप प्रत्येक कक्षा को पृथक पृथक बैठने के लिए एक कक्षा कक्ष अवश्य होंगे। ये भी निर्धारित किया गया कि जो जितने भी स्कूल है उसमें जैसे सर्दी है, गर्मी है, बरसात है। गर्मी में 2 महीनों की तो छुट्टियां लग जाती है और वो 2 महीने से घटा के अब तो 45 दिन कर दी गई है। तो अप्रैल के महीने में भी गर्मी होती है, उस टाइम पे भी विद्यालय चलते हैं। तो इस प्रकार जो ऋतुएं हैं उन ऋतुओं के अनुसार कक्षा कक्ष में अलग अलग कक्षा के लिए अलग अलग कक्षा कक्षों का निर्माण किया गया। मतलब कक्षा 1 के लिए अलग कक्ष, 2 के लिए अलग, 3 के लिए अलग, 4 के लिए अलग, 5 के लिए अलग। हालांकि ऐसा सभी स्कूलों में है नहीं, लेकिन योजना तो ऐसी ही तैयार की गई थी। नेक्स्ट है मित्रों, प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय होगा जिसमें सभी कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ दैनिक समाचार पत्र, प्रेरक कहानियाँ आदि होंगे। ये भी निश्चित किया गया, भले हो कि मत हो अभी वर्तमान में भी। 2009 से देखो कितने साल हो गए, 11 साल हो गए, लेकिन क्या वर्तमान में भी सभी विद्यालयों में पुस्तकालय है? नहीं है ना। लेकिन ऐसा निर्देश दिया गया था कि पुस्तकालय भी होगा और उनमें पाठ्य पुस्तक भी मिलेगी आपको, उसमें दैनिक समाचार पत्र मिलेंगे और उसमें प्रेरक कहानियों वाली पुस्तकें भी आपको देखने को मिलेगी।
आगे बात करते हैं, निशक्त बालक बालिकाओं के लिए प्रत्येक विद्यालय में एक रैंप का निर्माण किया जाएगा। निशक्त मतलब यूँ मान लीजिए जैसे कोई बालक विकलांग है, चल नहीं सकता है, चलने में दिक्कत आती है, तो उन बालकों के लिए आपने देखा होगा सभी विद्यालयों में एक रैंप बना हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से एक रैंप बना होता है विद्यालयों में, और वो जो रैंप है उस पर एक जो मतलब कुर्सी आती है एक तरह से, जो विकलांग बालक है उनके लिए, जिसमें पहिए लगे होते हैं, वो आसानी से उस पर चल जाती है। तो इस प्रकार का एक रैंप भी बनाया गया। ये रैंप सभी जानते हैं रैंप का मतलब क्या है, आपने देख भी रखा होगा। प्रत्येक विद्यालय में एक भोजन कक्ष होगा जिसपे मिड डे मील के अंतर्गत छात्रों हेतु भोजन पकाया जाएगा, मतलब किचन का निर्माण भी किया जाएगा, ऐसा RT 2009 में लिखा गया। हाँ, अगर किचन नहीं है तो कोई जो कक्ष है जिसमें विद्यार्थी बैठते नहीं है, वहाँ पर भी आप भोजन बना सकते हो। इसके पहले क्या होता था, जो भोजन बनाने वाले हैं ना, मिड डे मील में जिनको लगा रखा है, उनके घर पे ही भोजन पकाया जाता था। अब देखो घर पे तो किस तरीके से गंदगी भी हो सकती है, कैसे भी आप मान सकते हो इस चीज़ को, इसलिए गवर्नमेंट ने ये निश्चित किया कि विद्यालय में ही भोजन पकाया जाए। नेक्स्ट आता है मित्रों, प्रत्येक विद्यालय में पेयजल का उचित प्रबंध होगा तथा बालक बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय होंगे एवं साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था भी की जाएगी। ये जो शौचालय घर बनाए गए हैं स्कूलों में, ये भी RTE 2009 के अंतर्गत ही है कि प्रत्येक विद्यालय में शौचालय होना चाहिए, वो भी बालकों के लिए अलग और बालिकाओं के लिए अलग। जब जो छोटे बच्चे हैं वो जो ये क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं को करके बाहर आते हैं, तो वहाँ पर उनके लिए हाथ धोने के लिए वहाँ पर साबुन भी रखा होना चाहिए। इस प्रकार की भी व्यवस्था इसमें की गई है। भले वो नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ ऐसा है और बहुत सारे विद्यालयों में बिल्कुल ये व्यवस्था है। नेक्स्ट देखेंगे मित्रों, सभी निजी विद्यालयों में 25% सीटें, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है कि जो निजी विद्यालय हैं, मतलब जो प्राइवेट विद्यालय हैं, उनमें 25% सीटें RTE 2009 के अंतर्गत आरक्षित रहेगी, जिस पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से संबंधित बच्चों को लॉटरी पद्धति से निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। देखिए, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उसमें 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए होती है, ये भी RTE 2009 की ही देन है। और वो जो 25% सीटों पर गरीब बच्चे प्रवेश करते हैं, उनको गवर्नमेंट, उन बच्चों का जो खर्च है वो गवर्नमेंट वहन करती है, गवर्नमेंट उनको पैसे देती है। तो मित्रों, वो जो बच्चे हैं उनका जो सिलेक्शन किया जाता है वो किस पर, लॉटरी पद्धति के आधार पर निःशुल्क प्रवेश उनको दिया जाता है। कोई भी विद्यालय 25% सीटों पर प्रवेश लेने वाले बच्चों से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेगा, ऐसा इसमें बताया गया है कि वो जो गरीब बच्चे हैं जिनको फ्री में यहाँ पे एडमिशन दिया गया है, उनसे किसी भी प्रकार का आप शुल्क नहीं ले सकते, बिल्कुल भी शुल्क आप नहीं ले सकते, किसी भी प्रकार का हो चाहे वो शुल्क। देखिए, आप सभी को पता होगा प्राइवेट स्कूलों में क्या होता है, आए दिन कोई ना कोई चीज़ बता कर कि कल उसके लिए पैसे लेकर आना, आज उसके लिए लेकर आना, ये बात वो बात, तरह तरह के पैसे यहाँ पे लिए जाते हैं। लेकिन ये जो 25% सीटों पर जो बच्चे होते हैं, ऐसा यहाँ पर RTE 2009 में बताया गया है कि इन बच्चों से आप कोई भी शुल्क नहीं ले सकते हो। यदि कोई विद्यालय इन बच्चों से कोई शुल्क लेता है तो शुल्क का 10 गुना अथवा 25,000 रुपये जुर्माना देना होगा। अब गवर्नमेंट ने तो ये कर दिया कि आपको शुल्क नहीं लेना है, लेकिन अगर फिर भी इन बच्चों से कोई शुल्क लेता है प्राइवेट स्कूल वाला, तो जितना शुल्क लिया है, मान लो कि 500 रुपये अगर लिए हैं, तो उसका 10 गुना, कितना है, 5,000 रुपये आपको उसका जुर्माना भरना पड़ेगा अगर शिकायत कर दी तो। अगर आप 5,000 नहीं दोगे तो आपको कितने, 25,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। वो एक एग्जाम्पल बताया मैंने 500 रुपये वाला, तो गवर्नमेंट 25,000 रुपये का जुर्माना उस स्कूल पर लगा सकती है इन बच्चों से किसी भी प्रकार का शुल्क लेने पर। और फिर भी अगर वो स्कूल वाले नहीं मानते हैं तो उनसे 1 लाख जुर्माना, 1 लाख रुपए का जुर्माना यहाँ पर लगाया जाता है। और फिर भी शुल्क लेता है तो उस विद्यालय की मान्यता स्थायी रूप से रद्द कर दी जाएगी। तो देखो कितने सख्त नियम हैं। अगर आपको इस सभी चीज़ों की जानकारी हो तो प्राइवेट स्कूलों की तो आप बैंड बजा सकते हो। कैसे कि अगर शुल्क लिया उन 25% से, तो पहली चीज़ तो 10 गुना शुल्क या 25,000 का जुर्माना, फिर भी लिया तो डायरेक्ट 1 लाख रुपए, और फिर भी नहीं माने, फिर भी लिया तो उस विद्यालय की ही मान्यता
गवर्नमेंट रद्द कर देती है। मान्यता रद्द होने पर यदि विद्यालय संचालित रहता है तो उसको पुनः 1 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। देखिए गवर्नमेंट ने तो मान्यता रद्द कर दी, लेकिन स्कूल वाला मान नहीं रहा है और लगातार चला रहा है, तो फिर स्कूल वाले से वापस 1 लाख रुपए का जुर्माना यहाँ पर लिया जाएगा। और फिर भी यदि वो नहीं मान रहा है स्कूल वाला और उसको विद्यालय को संचालित करता रहता है तो उसे प्रत्येक कार्य दिवस पर 10,000 रुपये जुर्माना देय होगा। जितने दिन स्कूल खुलेंगे उसको रोजाना 10,000 रुपये गवर्नमेंट को यहाँ पर देना होगा। तो देखिए इतने सारे नियम गवर्नमेंट ने बना रखे हैं। तो मित्रों इन चीज़ों को जानिए बिल्कुल, और आप कुछ भी कर सकते हो। नेक्स्ट आगे देखेंगे, कोई भी विद्यालय किसी भी विद्यार्थी को किसी भी समय प्रवेश देने से वंचित नहीं करेगा। भले वो जिस दिन परीक्षा चालू हुई है, जिस दिन परीक्षा एग्ज़ाम शुरू हुए हैं उस दिन अगर कोई छात्र आता है और कहता है कि मुझे स्कूल में प्रवेश लेना है, तो आप यूँ नहीं कह सकते कि अगले साल आना। बिल्कुल आपको उसी दिन उसका प्रवेश करना पड़ेगा। यदि छात्र के पास स्थानांतरण प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो भी उसे प्रवेश देने से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब भले वो उठ के आ जाए घर से, उसके पास कोई सा भी प्रमाण पत्र नहीं हो, लेकिन आप फिर भी यूँ नहीं कह सकते कि नहीं ये चीज़ें लेकर आओ तब प्रवेश देंगे, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल है। बिल्कुल ऐसा नियम RTE 2009 के अंतर्गत है, और यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो बिल्कुल आप इसकी शिकायत कर सकते हो। आगे देखते हैं मित्रों, यदि विद्यार्थी बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं जानता है तो भी प्रधानाध्यापक को उसकी उम्र के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश देना होगा। कोई एक बच्चा है जिसकी उम्र है 13 साल, बिल्कुल आज तक वो कभी स्कूल गया ही नहीं, और वो विद्यालय में आ जाता है और कि भाई मुझे पढ़ना है, तो वो जो 13 साल है उसको जिस निश्चित कक्षा में पढ़ना होगा कि भाई कक्षा 7 में उसको होना चाहिए, लेकिन वो पढ़ा ही नहीं है, तो आप डायरेक्ट उसको कक्षा 7 में ही एडमिशन देना होगा आपको। कक्षा 7 में, कक्षा 6 तक नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी जो उम्र है उसके अनुसार ही आपको उसमें प्रवेश देना होगा, उम्र के अनुसार। जैसे यहाँ उम्र सीमा मैंने लिख दी है कि अगर कोई बालक है 6 से 7 वर्ष का तो उसको कक्षा 1 में बिठाओ, 7 से 8 वर्ष का है तो उसको कक्षा 2 में बिठाना पड़ेगा, 8 से 9 साल का है तो कक्षा 3 में, 9 से 10 साल का है तो कक्षा 4 में, 10 से 11 साल का है तो कक्षा 5 में, और 11 से 12 साल का है तो कौन सी कक्षा में, कक्षा 6 में उसे प्रवेश देना होगा। 12 से 13 वर्ष यदि उसकी उम्र है तो कक्षा 7 में उसको प्रवेश देना होगा, और 13 से 14 साल का है तो उसको कक्षा 8 में आपको प्रवेश देना पड़ेगा। तो मित्रों इस प्रकार का RTE का रूल है कि भाई साहब 7 साल तक बिल्कुल आप पढ़ाई मत करो, डायरेक्ट कक्षा 8 में भी आप प्रवेश ले सकते हो। आगे देखते हैं मित्रों, यदि कोई छात्र विद्यालय में अध्ययनरत है और उसकी उम्र 14 वर्ष से अधिक हो गई है किंतु वह प्राथमिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाया तो उसे प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने तक विद्यालय से अनामांकित नहीं किया जाएगा। देखिए उम्र तो 14 साल है, कक्षा 6 में वो है, अब होना कितनी कक्षा में चाहिए था, 8वीं में, लेकिन उसको कक्षा 6 में रख दिया। अब देखिए ज़्यादा उम्र होने के बाद भी आप उसको क्लास से बाहर नहीं निकाल सकते। हालांकि ऐसा रूल है कि अगर 14 साल का है तो उसको कक्षा 8 में ही बिठाना पड़ेगा आपको, लेकिन किसी कारणवश यदि वो कक्षा 6 या 7 में रह जाता है तो ऐसा नहीं कि तू 14 साल का हो गया अब निकल जाए स्कूल से, ऐसा आप नहीं कर सकते। जब तक वो प्राथमिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर लेता तब तक उसको आप विद्यालय से निष्कासित नहीं कर सकते। लेकिन हालांकि 2019 में ये रूल आया था, एक ऐसा 2019 में ही था, शायद 2019 या 20 में आया होगा, कि यहाँ पर कि जिस बालक की उम्र 14 साल से ज़्यादा हो जाती है उसको कक्षा 8वीं से आपको आगे भेजना पड़ेगा, ऐसा एक रूल आया था। लेकिन उस रूल का यहाँ पर मैं कोई जिक्र नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वो एक अलग चीज़ है, और यहाँ पर RTE 2009 की बात की जा रही है। आगे देखते हैं मित्रों, कोई भी विद्यालय अपनी दूसरी शाखा तब तक स्थापित नहीं करेगा जब तक नवीन विद्यालय के समस्त मानकों को पूरा नहीं कर लेता। अब ये मान व मानक क्या होते हैं? देखिए नवीन शाखा का सीधा सा मतलब है कि कहीं पर स्कूल चल रहा है, अब उसको किसी दूसरी जगह भी स्कूल चलाना है, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट स्कूल खोल लिया, उसके लिए जो नवीन विद्यालय के जो मानक है उनको पूरा करना पड़ेगा। अब मानक क्या होते हैं उन चीज़ों को देखते हैं। तो साथियों विद्यालय के मान व मानकों की बात करूं तो कक्षा 1 से 5 तक के मान व मानक की पहले आपको अच्छी तरह से जानकारी देना चाहता हूं कि आपको जो कक्षा 1 से 5 तक है डायरेक्टली यहां से एग्ज़ाम में प्रश्न आता है,
बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। कक्षा 1 से 5 तक क्या मान व मानक है कि अगर विद्यार्थी संख्या 0 से 60 रहती है तो उस विद्यालय में, कक्षा 1 से 5 की बात है ये, जो पीएस स्कूल होते हैं वहाँ पर, प्राइमरी स्कूल है ना, कक्षा देखिए 0 से 60 संख्या अगर छात्रों की है तो वहाँ पर 2 अध्यापक होने चाहिए। 61 से 90 के बीच में अगर विद्यार्थी है तो वहाँ पर अध्यापकों की संख्या 3 रहेगी। 91 से 120 अगर छात्र है तो अध्यापक संख्या 4 रहेगी। और छात्रों की संख्या यदि 121 से लेकर 200 तक है तो वहाँ पर 5 तो अध्यापक रहेंगे और 1 प्रधानाध्यापक रहेगा। कब? छात्र संख्या 121 से 200 के बीच होने पर। तो मित्रों देखिए, जो कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय है यहाँ पर छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 होता है। मतलब छात्र संख्या 30 पर 1 अध्यापक, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि जो प्राथमिक विद्यालय है वहाँ पर विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कितना होता है, तो आपका आंसर रहेगा 30:1 होता है। 0 से 60 विद्यार्थी पर कितने अध्यापक होते हैं? 2। 61 से 90 तक कितने विद्यार्थी होते हैं? 3। 91 से 120 पर 4 और 121 से 200 पर 5 तो अध्यापक और 1 प्रधानाध्यापक। एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं यहाँ बताऊँगा कि मित्रों, मान लो कि विद्यार्थियों की संख्या किसी प्राथमिक विद्यालय में 10 है तो क्या वहाँ पर 1 अध्यापक रहेगा? नहीं, वहाँ पर भी 2 अध्यापक रहेंगे, क्योंकि 0 से 60 तक अध्यापकों की संख्या कितनी है? यहाँ पर 2 है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। छात्र संख्या 30 हो, छात्र संख्या 35 हो, 40 हो, 59 हो या 60 हो, वहाँ पर अध्यापकों की संख्या कितनी रहेगी? 2 ही रहेगी। शुरू की बात है ये, लेकिन जैसे ही 61वां छात्र प्रवेश करता है तो वहाँ पर अध्यापकों की संख्या कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है। और डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न ये बन सकता है, पीएस स्कूल जो होते हैं वहाँ पर छात्र शिक्षक अनुपात कितना होता है? तो आपका आंसर रहेगा 30:1। मित्रों देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है यहाँ पर कि 200 से अधिक छात्र होने पर विद्यार्थी अध्यापक अनुपात 40:1 हो जाता है। जो पीएस स्कूल होते हैं उसमें अगर छात्रों की संख्या 200 से भी ज़्यादा निकल गई तो वहाँ पर जो अध्यापक और छात्र रहेंगे उसमें छात्रों की संख्या 40 पे 1 अध्यापक रहेगा। लेकिन कब? 200 से अधिक विद्यार्थी होने पर। प्रधानाध्यापक की नियुक्ति विद्यार्थी संख्या 150 से अधिक पर होगी। देखिए 121 से और 200 तक मैंने बताया आपको 5 अध्यापक प्लस 1 प्रधानाध्यापक। जो प्रधानाध्यापक रहेगा वो 150 से जैसे ही ज़्यादा, ठीक है, जैसे ही ज़्यादा छात्र बढ़ जाते हैं तो वहाँ पर एक अलग से ही प्रधानाध्यापक लगाया जाएगा। प्रधानाध्यापक तृतीय श्रेणी शिक्षक होंगे। जो पीएस स्कूल होते हैं वहाँ पर जो हेडमास्टर रहेंगे वो 100% 3rd ग्रेड टीचर ही रहेंगे। 3rd ग्रेड के जो टीचर है वही वहाँ पर हेडमास्टर की नौकरी करेंगे। इस चीज़ को याद रखना अच्छी तरह से। और एक और बात बता दूँ, अभी तो आप तैयारी कर रहे हो, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो मेरा ये आपका व्यक्तिगत सुझाव है कि आप ज्वाइनिंग के समय पीएस स्कूल ही लो। पीएस स्कूलों में एक फ़ायदा होता है कि आप खुद वहाँ पर जाकर हेडमास्टर बन सकते हो। वहाँ पर आपको कोई टॉर्चर करने वाला नहीं रहेगा। बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं पीएस स्कूल में, राजा रहते हैं एकदम, ठीक है। इसलिए मेरा ये सुझाव है कि आप पीएस स्कूल लेना। आगे देखते हैं, एक शिक्षण सत्र में कुल 200 कार्य दिवस होंगे पीएस स्कूल में। एक शिक्षण सत्र में कार्य दिवस मतलब जितने दिन स्कूल खुलते हैं उनकी बात है ये। कितने रहेंगे? 200 दिन। यहाँ पर एक साल में 200 दिन स्कूल खुलना आवश्यक है। और एक शिक्षण सत्र में कुल 800 शिक्षण घंटे होंगे। पीएस स्कूल में अगर शिक्षण घंटों की बात करें तो 800 घंटे यहाँ पर हैं। और अगर जो कितने दिन स्कूल खुलेगा इसकी बात करें तो 200 दिन यहाँ पर एक शिक्षण सत्र में स्कूल खुलना जरूरी है। आगे देखते हैं मित्रों, अब बात करने वाले हैं विद्यालय के मान व मानक कक्षा 8 के लिए। कक्षा 8 की बात की जा रही है, पहले कक्षा 1 से 5 तक की, और ये कक्षा 8 क्या, कक्षा 6 से 8 है। सॉरी, ये मिस टाइप है। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए क्या क्या विद्यालय में मान व मानक है? तो विद्यार्थी संख्या 0 से लेकर 0 तक, मतलब अगर जो यूपीएस स्कूल खुला है 6 से 8 तक वो विद्यालय है तो वहाँ पर एक भी विद्यार्थी नहीं है, भले 6 से 8वीं में, लेकिन वहाँ पर 3 अध्यापक कंपलसरी होने चाहिए। वो 3 अध्यापक किन किन के होने चाहिए वो भी अभी मैं बताने वाला हूँ। जैसे ही किसी एक छात्र ने कक्षा 6 में प्रवेश किया तो वहाँ पर 4 अध्यापक हो जाते हैं। एक छात्र से लेकर 35 छात्रों तक अध्यापकों की संख्या कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है।
कक्षा 6 से 8वीं की बात है, ये 1 से 5वीं की नहीं है। अगर छात्र संख्या 36 से 70 तक होती है तो वहाँ अध्यापकों की संख्या बढ़ाकर 5 कर दी जाती है। और यदि छात्र संख्या 71 से 105 होती है तो अध्यापकों की संख्या 6 + 0 1 हो जाती है। 0 1 का मतलब क्या है कि वहाँ पर एक हेडमास्टर भी आ जाता है। जैसे ही 6 से 8वीं के जो बालक है वहाँ पर 100 छात्र अगर हो गए 6 से लेकर के 8वीं तक, तो वहाँ पर एक प्रिंसिपल भी आ जाता है और 200 छात्रों पर एक प्रधानाध्यापक तो सौंपे आ जाएगा। और अगर छात्रों की संख्या 6 से 8वीं में 200 होगी तो फिर वहाँ पर एक पीटीआई जी को भी लगाया जाता है। पीटीआई जी कहते हैं ना, सभी जानते हो पीटीआई जी कौन होते हैं। जो शारीरिक शिक्षक है वही क्या कहलाते हैं, पीटीआई जी कहलाते हैं। और यहाँ पर मित्रों कक्षा 6 से 8 तक विद्यार्थी शिक्षक अनुपात की मैं बात करूँ तो विद्यार्थी शिक्षक अनुपात 35:1 होता है। कितना होता है? 35:1। अब देखो मैं इस चीज़ को बताना चाहूँगा कि जब विद्यालय खुलता है तो जो शुरू के 3 अध्यापक होते हैं तो वो 3 अध्यापक कौन कौन होते हैं। तो विद्यालय आरंभ होने पर 3 अध्यापक कौन कौन रहेंगे? एक तो भाषा शिक्षण का रहेगा, एक गणित शिक्षण का रहेगा और एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण का अध्यापक वहाँ पर रहेगा। अर्थात छात्र संख्या 0 पर भी कितने अध्यापक रहेंगे? 3 अध्यापक उस यूपीएस स्कूल में मौजूद रहेंगे कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए। आगे देखते हैं, प्रधानाध्यापक द्वितीय श्रेणी शिक्षक होंगे। देखिए जो हेडमास्टर रहेंगे यूपीएस स्कूल में, एक खासियत ये है कि अगर छात्र संख्या 100 है वहाँ पर, तो वहाँ पर जो हेडमास्टर रहेंगे वो कौन रहेंगे? 2nd ग्रेड के टीचर रहेंगे। जबकि जो पीएस स्कूल था वहाँ पर हेडमास्टर कौन थे? 3rd ग्रेड टीचर। नेक्स्ट आगे है मित्रों, देखिए हेडमास्टर कौन हुआ यूपीएस में? 2nd ग्रेड टीचर। तो भाई साहब यहाँ पर अपना अधिकारी के रूप में वो काम करता है। छात्र के प्रवेश से विद्यार्थी शिक्षक अनुपात 35:1 होगा। याद रखिए इस चीज़ को। जो पीएस स्कूल है वहाँ पर शिक्षक और छात्र अनुपात कितने होते हैं? छात्र होते हैं 30, अध्यापक होते हैं 1, प्रत्येक 30 विद्यार्थियों पर 1 अध्यापक। और छात्र संख्या अगर 200 से ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है? यहाँ पर विद्यार्थी शिक्षक अनुपात 40:1 बढ़ जाता है पीएस स्कूलों में। और जो यूपीएस स्कूल होते हैं वहाँ पर इनका अनुपात कितना होता है? 35:1। आगे देखेंगे मित्रों, प्रधानाध्यापक की नियुक्ति विद्यार्थी संख्या 100 से अधिक पर होगी, ये बता चुका हूँ। एक शिक्षण सत्र में कुल 220 कार्य दिवस होंगे। जबकि पीएस स्कूल में कितने थे? बताओ जल्दी। 200। यूपीएस स्कूल में कितने हैं? 220 दिन स्कूल खुलेंगे, ये कंपलसरी है। एक शिक्षण सत्र में कुल 1000 शिक्षण घंटे होंगे। पीएस स्कूल में शिक्षण घंटे कितने थे? 800 थे। और यहाँ पर बढ़ाकर कितने कर दिए? 1000, मतलब 200 ज़्यादा पीएस स्कूल से शिक्षण घंटे इसमें होते हैं। मित्रों आगे देखते हैं, शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति विद्यार्थी संख्या 200 से अधिक पर होगी, ये चीज़ भी मैं बता चुका हूँ। तो आगे देखते हैं मित्रों, ये तो हुआ अपना जो विद्यालय संबंधी निर्देश थे वो कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ, डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, मेहनत बहुत ही ज़्यादा लगती है यार, क्योंकि देखिए पूरी चीज़ें टाइपिंग करता हूँ, समझाता हूँ और आप फिर भी वीडियो को डिसलाइक करके चले जाते हो। सोच के देखो इस बात को, एक वीडियो बना के देखो 30 मिनट का और उसको यूट्यूब पे अपलोड कर देना, भाई साहब आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो अगर अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक कर दिया करो कि भाई मोटिवेशन मुझे मिल जाए ये इन चीज़ों से मेहनत करने में। तो मित्रों अब आगे देखने वाले हैं विद्यार्थी संबंधी निर्देश। क्या है विद्यार्थी संबंधी निर्देश? RTE 2009 के अनुसार ऊपर जो टॉपिक पढ़ाया है इसमें से एग्जाम में डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं। तो मित्रों एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये जो आप धाराओं पे ध्यान देते हैं ना कि ये धारा इस काम की है, इस RTE में ये धारा ये है, वो धारा ये है, तो एक बात और है कि भाई साहब इन धाराओं में से प्रश्न कहाँ आए यार? कौन से एग्जाम में धाराओं में से प्रश्न पूछे गए हैं? डायरेक्टली प्रश्न पूछते हैं, इसलिए मैंने धाराएं नहीं पढ़ाई है। और अगर आप चाहो तो बिल्कुल एक एक धारा को अच्छी तरह से डिटेल से मैं बता सकता हूँ, लेकिन एग्जाम में प्रश्न आया ही नहीं है, वहाँ से आता ही नहीं है वहाँ से प्रश्न। लेकिन फिर भी एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा धाराओं के ऊपर। आगे देखेंगे मित्रों विद्यार्थी संबंधी निर्देश। तो क्या क्या निर्देश है? मेरा तो ये मानना है कि एग्जाम में प्रश्न जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर नहीं जा सकता, मेरा तो ये मानना है पूरा। लेकिन फिर भी बाहर चला जाता है तो उसको साइकोलॉजी पूरी होने के बाद में मैं एक वीडियो और बना दूंगा धाराओं से संबंधित। तो साथियों क्या है विद्यार्थी संबंधी निर्देश देखते हैं। पहला निर्देश है किसी भी विद्यार्थी को कक्षा 8 तक फेल नहीं किया जाएगा। हालांकि अब ये नियम कक्षा 8 वाला है, इसमें कुछ संशोधन किया गया है कि आप रोक सकते हो बच्चे को, लेकिन 2009 तक ऐसा कोई 2009 में जब ये बनाया गया RTE तो उसमें ऐसा कोई
ऐसा रूल रखा गया था कि कक्षा 8 तक आप बच्चों को फेल नहीं कर सकते। तो भाई साहब ये तो बहुत बड़ी चीज़ होगी। हमारे टाइम पे तो डायरेक्ट फेल कर देते थे यार, अब तो कुछ मतलब ही नहीं है। 13 साल का उठकाया कक्षा 7 में रख लिया आपने उसको। नेक्स्ट आगे देखेंगे, विद्यार्थी के घर की परिधि से विद्यालय की दूरी कक्षा 1 से 5 तक 1 किलोमीटर एवं कक्षा 6 से 8 तक 2 किलोमीटर से अधिक नहीं होगी। इन्हें पड़ोस के विद्यालय भी कहा जाएगा। देखिए बिल्कुल साफ साफ बता दिया कि जहाँ से बालक पढ़ने आता है वहाँ से विद्यालय अगर कक्षा 1 से 5 का है तो वो विद्यालय 1 किलोमीटर से दूर नहीं होना चाहिए, और विद्यालय 6 से 8 तक भी है तो वो अधिकतम 2 किलोमीटर दूर हो सकता है, इससे दूर विद्यालय नहीं होना चाहिए। और इन विद्यालयों को किस नाम से जाना गया? पड़ोस के विद्यालय भी इनको आप कह सकते हो। आगे देखेंगे, यदि दूरी इससे ज़्यादा होगी तो सरकार 3 से 5 वर्ष के भीतर विद्यालय स्थापित करेगी कि अगर 1 किलो जो कक्षा 1 से 5 तक है विद्यालय की दूरी अगर 1 किलोमीटर से ज़्यादा है तो 3 से 5 वर्ष के भीतर गवर्नमेंट एक विद्यालय स्थापित कर देगी। और 6 से 8 के बालकों के लिए अगर विद्यालय की दूरी 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है तो वहाँ पर भी 3 से 5 साल में एक विद्यालय स्थापित कर देगी। अब इसके बीच में क्या होगा? 3 से 5 साल में क्या होगा? देखिए कि जब तक विद्यालय स्थापित नहीं हो जाता सरकार ऐसे क्षेत्रों के बच्चों के लिए कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 10 रुपये एवं कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे के लिए प्रति उपस्थिति कार्य दिवस पर 15 रुपये ट्रांसफॉर्म वाउचर स्कीम योजना प्राथमिक के अंतर्गत दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, छोटी छोटी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो मित्रों याद रखना है कि भाई दूर है विद्यालय तो क्या होगा कि जो 1 से 5 का बच्चा है उसको रोजाना 10 रुपये देंगे, वो जिस दिन प्रेजेंट होगा स्कूल में। कक्षा 6 से 8 का बच्चा है उसको रोजाना कितने रुपये देंगे? 15 रुपये देंगे। और वो ये 10 रुपये और 15 रुपये किस स्कीम के तहत दिए जाते हैं? ट्रांसफॉर्म वाउचर स्कीम योजना प्राथमिक, ये इसका नाम है, स्कीम का लिख सकते हो आप इसको बिल्कुल। अब देखिए मित्रों, छात्र अगला देखेंगे कि छात्र के प्रार्थना पत्र के अधिकतम 7 दिवस के अंदर यदि स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जाता है तो संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक अथवा प्रबंधक पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। अब देखिए कोई बालक है उसने सोच लिया कि मुझे तो इस स्कूल में नहीं पढ़ना है, मैं तो टीसी लेना चाहता हूँ, लेकिन कहीं प्राइवेट स्कूल वाले के नहीं दे रहे टीसी, ये और यहाँ पर यहीं पढ़ना पड़ेगा, जा कर ले जो तुझे करना हो, ऐसे धमकी देते हैं। और आपने एप्लीकेशन दे दी है विद्यालय में और 7 दिन बीत चुके हैं और फिर भी आपको टीसी नहीं दी जा रही है, मतलब स्थानांतरण प्रमाण पत्र, तो संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रबंधक पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी, उनको सजा मिल सकती है इस चीज़ की। आप बिल्कुल इसकी शिकायत कर सकते हो। किसी भी विद्यार्थी ये 2 बार टाइप हो गया, सॉरी, किसी भी विद्यार्थी की अनुशासनहीनता के लिए विद्यालय से उसे अनामांकित नहीं किया जाएगा। कि कोई जो छात्र है वो अनुशासनहीनता कर देता है किसी प्रकार की, तो ऐसा नहीं है कि आपने उसका नाम काट कर कि जा भाग यहाँ से, हम तुझे नहीं पढ़ा रहे, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो। मित्रों 6ठा निर्देश आता है, किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार के अविद्यालयी या गैर शैक्षणिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं किया जाएगा। जिनका शिक्षण से कोई संबंधित नहीं है, जिनका विद्यालय से कोई संबंध नहीं है, तो ऐसे कार्यक्रमों में आप किसी भी विद्यार्थी को शामिल नहीं कर सकते हो। यदि कोई विद्यार्थी 3 दिनों से अधिक अनुपस्थित हो जाता है तो उसकी अनुपस्थिति के कारणों का पता करना होगा और उस विद्यार्थी से जोड़ने का प्रयास करना होगा। विद्यार्थी नहीं है, सॉरी, ये विद्यालय है। ये क्या है? ये विद्यालय से जोड़ने का प्रयास करना होगा। मान लो कि कोई बच्चा है वो 3 दिन तक स्कूल नहीं आया, तो फिर आपको जो 4था दिन आता है कार्य दिवस, उसमें आपको जानकारी लेनी पड़ेगी कि यार ये बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, और बिल्कुल उसके घर वाले हैं उनसे मिलना पड़ेगा और वापस उस छात्र को विद्यालय से जोड़ना पड़ेगा। 8वां निर्देश आता है मित्रों, यदि कोई विद्यालय कक्षा 5 तक ही संचालित है तो कक्षा 5 उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों का कक्षा 6 में प्रवेश कराने की जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय की होगी। जो पीएस स्कूल होते हैं, मतलब कक्षा 1 से 5वीं तक के जो स्कूल होते हैं, वहाँ पर कोई बच्चा कक्षा 5 में पढ़ रहा है तो कक्षा 5 जब वो पास कर लेता है, वो जब कक्षा 6 में जाता है तो अगले विद्यालय में भी आप खुद वहाँ पर प्रवेश दिलवाने उस बच्चे को जाओगे। ये जिम्मेदारी किसकी होती है? जो संबंधित स्कूल है उसकी ये जिम्मेदारी होती है, जिसका विवरण स्कॉलर पंजिका में रखना होगा कि भाई हमने इस छात्र का उस विद्यालय में
प्रवेश करा दिया है। आगे देखेंगे, किसी भी विद्यार्थी को किसी भी समय विद्यालय में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर बच्चे का मन करेगा तो विद्यालय में उपस्थित रहेगा, नहीं तो वो घर भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप उसको पूरे टाइम ही वहाँ पर पकड़ के बांध के या फिर उसको डरा कर आप उसको वहाँ पर रखोगे, ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते। तो मित्रों, ये थी आज की क्लास। बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर जाना कि कितने तथ्य आपको नए देखने को मिले, क्लास समझ में आई या नहीं आई। तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। साथियों, एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि आपके सुबह 8 बजे, ठीक है, सुबह 8 बजे साइकोलॉजी का टेस्ट आ रहा है और उसमें लगभग 1000 से ज़्यादा प्रश्नों में छांट करके मैंने 20 प्रश्न आपके लिए बनाए हैं। तो उन प्रश्नों को ज़रूर से ज़रूर हल करना। 1000 से ज़्यादा प्रश्न मैंने छांटे हैं, उनमें से 1000 में से 20 प्रश्न सेलेक्ट किए हैं कि हाँ, ये प्रश्न एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल आपको उलझे हुए और बहुत ही शानदार प्रश्न आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। तो सुबह 8 बजे वाले वीडियो को ज़रूर देखें। मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ।